रात के लगभग 2 बज रहे थे। कामिनी शमशान घाट में बैठकर कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी। उसके आसपास नर कंकाल की हड्डियां और तंत्र क्रिया का सामान रखा हुआ था। वो धीरे धीरे कुछ मंत्रों का उच्चारण करती हुई, बार बार अपनी उंगलियों पर चाकू से घाव करती हुई अग्निकुंड में अपने खून का छिड़काव कर रही थी। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो चुका था। वो अग्निकुंड के पास पड़ी चिता की राख को एक खाली लकड़ी के बॉक्स में डाल रही थी और फिर उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर वो कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। अग्निकुंड की तरह उसने उस बॉक्स के ऊपर भी अपनी उंगलियों से थोड़े खून का छिड़काव किया और तभी अग्निकुंड में जल रही आग अचानक शांत हो गई और कामिनी उस बॉक्स को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने ड्रॉर से एक तस्वीर निकाली और जमीन पर बैठकर उस तस्वीर को निहारने लगी। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी और उसके बॉयफ्रेंड विशाल की तस्वीर थी। विशाल अब इस दुनिया में नहीं था। एक दिन पहले ही एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। विशाल के जाने के दुख ने कामिनी को अंदर ही अंदर खत्म कर दिया था। वो किसी भी तरह विशाल को हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहती थी। तुम चिंता मत करो विशाल, हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं तुम्हें फिर से अपने पास लेकर आऊंगी और जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अपनी करने का भुगतान वो जरूर करेगा। आंखों में भरे आंसुओं के साथ ये कहते हुए कामिनी ने उस तस्वीर को वापस उसी ड्रॉर में रख दिया और वो रोती हुई अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। बेचैनी की वजह से वो आज सो नहीं पा रही थी। उसे विशाल के साथ बिताए सभी पल याद आ रहे थे। वो अपनी आंखें बंद करके उसकी यादों में खोई हुई थी कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। उस आवाज को सुनकर वो एकदम से डर गई क्योंकि पूरे घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। वो उस आवाज को नजरअंदाज करके फिर से सोने की कोशिश करने लगी कि तभी फिर से उसके दरवाजे को किसी ने 3 बार खटखटाया। वो समझ चुकी थी ये कोई इंसान नहीं बल्कि शमशान घाट से उसके साथ आई हुई बहुत सी आत्माएं हैं। इसलिए वो अपने मन में कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी और कुछ ही देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज शांत हो गई। वो आंखें बंद करके दोबारा लेटी ही थी कि तभी उसे अपने आसपास एक बहुत ही ठंडी हवा का एहसास होने लगा। तभी कमरे में उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने डरे सहमे हुए जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। डर के मारे उसके शरीर से पसीना छूटने लगा कि तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। वो लगातार उसे एकटक घूर रही थी। उस परछाई को अपने सामने देखकर कामिनी का डर से बुरा हाल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। कौन हो तुम? कामिनी के इतना पूछते ही उस परछाई ने एक औरत का रूप ले लिया जिसका पूरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। रात के उस अंधेरे में उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे करके कामिनी की ओर बढ़ने लगी। तुम आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर कामिनी ने अपने तकिए के नीचे से एक सफेद कपड़े की पोटली निकाली और उस आत्मा को दे दी।
और वो पोटली लेकर वो आत्मा अचानक उसके सामने से गायब हो गई। उस बात को लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। कामनी अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी कि तभी उसका दोस्त रवि भागता हुआ वहां आया। राकेश, राकेश! राकेश, क्या हुआ राकेश को? और तुम इतने डरे हुए क्यों? उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या कहा? उसका एक्सीडेंट हो गया? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कल शाम को ही तो उससे मिली थी, उसने मुझसे मिलने का वादा भी किया था। राकेश की मौत की खबर सुनकर उसके सभी दोस्तों के मानो होश ही उड़ गए थे, लेकिन कामनी के चेहरे पर यह बात सुनकर एक अलग ही खुशी थी। बात आज से कुछ दिनों पहले की है। कामिनी और विशाल दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और कुछ ही दिनों में उनकी सगाई भी होने वाली थी। लेकिन उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का राकेश विशाल से बहुत नफरत करता था। वो मन ही मन कामनी को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके लिए विशाल उसके रास्ते का कांटा था। इसलिए उसने एक रोड एक्सीडेंट में विशाल को खत्म करवा दिया। कामनी ये सब जान चुकी थी क्योंकि उसने राकेश को इस बारे में किसी से बात करते हुए सुन लिया था। इसलिए उसने तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर शमशान घाट की एक आत्मा को अपने वश में कर लिया और उसे राकेश को मारने का आदेश दिया। राकेश की मौत से वो बहुत खुश थी। उस रात वो फिर से उसी फोटो फ्रेम को देखकर विशाल की फोटो से बातें कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। वो वापस आकर अपने बिस्तर पे लेट गई और लेटे हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि उसे अपने कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई थी। कि तभी अचानक उसके पैरों को किसी ने जोर से खींचा तो वो जमीन पर गिर पड़ी। वो बुरी तरह से डर चुकी थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। वो हिम्मत करके उठी और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। राकेश, तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, मैं मर चुका हूँ और वो तुम ही हो जिसने मुझे मरवाया है। क्यों? सही कहा ना मैंने? क्या? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था तुमने मेरा? तुमने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ दिया। तुम जानते थे कि मैं और विशाल एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन तुमने अपने प्यार के पागलपन में मेरे विशाल को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। ये सब बकवास कर रही हो तुम। बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। मैंने अपने कानों से तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था। तुम मेरे विशाल को मरवाना चाहते थे ताकि तुम मुझे पा सको। तुम्हें क्या लगा कि अगर विशाल मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में आने दूंगी? नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये सच है कि मैं ये चाहता था, लेकिन तुम दोनों के प्यार को देखकर मैं खुद तुम दोनों की जिंदगी से पीछे हट चुका था। विशाल की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं था, वो तो बस एक हादसा था। शायद ऊपर वाले ने ही उस दिन उसकी मौत लिख दी थी। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, ये सच नहीं हो सकता। तुमने बिना पूरी सच्चाई जाने मेरी जान ली है और अपने बदले की आग में तुमने मेरी बूढ़ी माँ के आंचल को सूना कर दिया। याद रखना कामिनी, तुमने बिना किसी गलती के मेरी जान ली है। तुम्हें इसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा। कल मैं फिर आऊंगा और इस बार यहाँ से मैं अकेला नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही राकेश की आत्मा पल भर में वहां से ओझल हो गई। लेकिन उसकी बातें सुनकर कामनी अब बुरी तरह से डर चुकी थी। वो जानती थी कि इस बार वो नहीं बचेगी। जिस तरह उसने राकेश की जिंदगी बर्बाद की, इसके लिए वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। खुद को बचाने के लिए कामनी एक तांत्रिक बाबा के पास गई और उसने उन्हें बीते दिनों की सारी बातें बताई। क्या कहा? तुमने तंत्र साधना का उपयोग करके एक निर्दोष को मार दिया? ये तुमने ठीक नहीं किया। इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। नहीं बाबा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए।
जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी के जीवन और मृत्यु का निश्चय करने वाली तुम कोई नहीं हो। जीवन और मृत्यु का फैसला उस ऊपर वाले का है। बाबा, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो मुझे मार देगा। मुझे बचा लीजिए बाबा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन ये मैं भी नहीं जानता कि अगर मैं उस आत्मा को वश में नहीं कर पाया तो वो आत्मा क्या करेगी। इसके बाद तांत्रिक बाबा ने राकेश की आत्मा को अपने वश में करने के लिए एक अग्नि कुंड को तैयार किया, लेकिन राकेश को बिना किसी गलती के तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मरवाया गया था, इसलिए बाबा भी उस आत्मा को वश में नहीं कर पाए। कामिनी को बचाने के लिए बाबा अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि तभी राकेश की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसके वहां प्रकट होते ही बाबा ने कामिनी के इर्द गिर्द सुरक्षा का एक घेरा बना दिया। सुरक्षा घेरे को देखकर राकेश की आत्मा को ये बात समझ आ चुकी थी कि बाबा की तांत्रिक शक्तियों का वो सामना नहीं कर पाएगा। तभी उसने गुस्से से कामिनी से कहा, कामिनी, तू कुछ भी कर ले, आज तू मुझसे बच नहीं पाएगी। तूने मुझे मारकर मेरी बूढ़ी माँ को बेसहारा कर दिया। घर में मैं ही एक था जो उनका ख्याल रखता था। राकेश, प्लीज मुझे माफ कर दो। अनजाने में मुझसे गलती हो गई। विशाल की मौत ने मुझे बहुत दुखी कर रखा था। मुझे लगा तुम विशाल से नफरत करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें मार दिया। हाँ, ये सच है कि मैं तुझसे प्यार करता था, लेकिन तुझे पाने के लिए मैं किसी को मार दूं, तूने ये सोच भी कैसे लिया? राकेश, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं 1000 सालों के लिए भूत बन गया, उसका क्या? जब तक तुझे मार नहीं देता मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राकेश, अगर तुम कामिनी को माफ कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूंगा। तांत्रिक, इसकी वजह से मेरी माँ बेसहारा हो गई, उसका क्या? राकेश, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी माँ का पूरी लाइफ ख्याल रखूंगी। उन्हें अपनी माँ की तरह रखूंगी और उनकी सेवा करूंगी। बेटा, कामिनी ने अनजाने में गलती की है और तुम कामिनी को मारकर अपनी मौत का बदला तो ले लोगे, लेकिन मुक्ति तुम्हें 1000 सालों तक मिलने से रही। ठीक है, पर मैं इसे इसलिए माफ नहीं कर रहा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरी माँ की सेवा करेगी। तांत्रिक बाबा की सूझबूझ से कामिनी की जान बच जाती है और साथ ही तांत्रिक बाबा की हेल्प से राकेश की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हमें किसी के प्यार में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी के साथ हम बुरा कर दें। देर रात के गहरे अंधेरे में राधिका एक हॉन्टेड लोकेशन को कवर करके अभी रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसे भूतिया जगहों पर जाकर आत्माओं के बारे में रिसर्च करने का शौक था, लेकिन आज वो कुछ बेचैन थी। उसके चेहरे पर आज कुछ अलग से ही भाव थे। वो डरी सहमी सी थी। उसे ट्रेन का इंतजार करते हुए अब आधा घंटा बीत चुका था। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा तो रात के करीब 1:45 बज चुके थे। उसने जैसे ही नजर उठाई तो उसकी ट्रेन अब सामने प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। वो ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। ट्रेन के उस डिब्बे में ज्यादा लोग नहीं थे। वो सीट पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में नींद भरी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई रातों से सोई ना हो। उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की और ट्रेन की खिड़की पर सर टिकाकर सोने की कोशिश करने लगी। ट्रेन की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी आंख नहीं लग पाई। वो फोन से अपने ईयरफोन्स कनेक्ट करके गाने सुनने लगी। अब उसके चेहरे के भाव कुछ शांत लग रहे थे कि तभी फोन में चल रहा गाना अचानक बंद हो गया और ईयरफोन से उसे किसी अजीब सी बुदबुदाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बड़ी ही धीमी और दबी सी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। उसने घबराकर अपने कानों से ईयरफोन्स को निकाल दिया और अपनी आंखें खोल ली।
अचानक आंखें खुलते ही वो अपने सामने के दृश्य को देखकर घबरा उठी। उसके सामने लाल साड़ी पहने एक जवान महिला बैठी थी, जो बिना पलक झपकाए बस एक टक उसकी ओर घूरे जा रही थी। राधिका ने घबराते हुए उस औरत से पूछा, आप भी देहरादून जा रही हैं क्या? उस औरत ने राधिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बड़े ही अजीब तरीके से राधिका को देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी डरावनी हंसी को देखकर राधिका सहम गई। तभी उस औरत ने राधिका की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। उसके हाथ बंद थे और उसके नाखून इतने गंदे थे मानो सालों से उसने उन्हें साफ नहीं किया हो। वो राधिका को देखते ही अपने हाथों को खोलने लगी। उसके हाथों में एक इंसानी दिल था जो अभी भी धड़क रहा था। राधिका बुरी तरह से कांप उठी। उस औरत के हाथ में रखे दिल से खून रिसकर नीचे ट्रेन के फ्लोर पर गिर रहा था। राधिका उस टपकते हुए खून को देख ही रही थी कि नीचे देखते हुए उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी, जो उल्टे थे। राधिका ने सुना था कि चुड़ैलों के पैर हम आम इंसानों जैसे नहीं बल्कि उल्टे होते हैं। उसे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। वो बहुत डर चुकी थी कि तभी उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर के मारे राधिका जोर से चिल्लाई कि तभी उसकी नींद टूट गई। वो सपना देख रही थी। ये जानकर उसने चैन की सांस ली और सांस भरते हुए उसने आगे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सपने में आई वही औरत उससे 2 सीट आगे बैठी उसे घूर रही थी और उसी शैतानी हंसी के साथ हंसते हुए उसे देख रही थी। राधिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी उसे टीटी की आवाज सुनाई दी। मैडम टिकट। उसने अपनी टिकट चेक कराने के लिए अपनी आंखें खोली तो वो औरत अब राधिका के सामने वाली सीट पर बैठी थी। राधिका घबराई और उसने अपनी टिकट टीटी को दिखाई। टीटी ने उसकी टिकट चेक की और वहां से चला गया। उसने उस औरत से टिकट के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि शायद वो औरत सिर्फ राधिका को ही नजर आ रही थी। राधिका का अब डर से बुरा हाल हो चुका था। जिस औरत को उसने अभी कुछ देर पहले अपने भयानक सपने में देखा था, वही औरत अब उसके सामने बैठी थी। उसने उस औरत से नजरें चुराई और वो सहमी हुई अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। वो लगातार अपनी आंखें बंद किए वैसे ही उन मंत्रों को बड़बड़ाती रही। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो वो औरत अब उसके सामने नहीं थी। उसने दाएं बाएं नजर घुमा के देखा तो उसकी बोगी में बैठे बाकी के पैसेंजर्स भी अब वहां नहीं थे। ये देखकर वो असमंजस में पड़ गई, क्योंकि जब से ट्रेन स्टेशन से निकली थी तब से एक बार भी किसी स्टेशन पर नहीं रुकी थी। राधिका ये सोच ही रही थी कि तभी ट्रेन का टीटी उसके पास आया। खिड़की बंद कर लो मैडम, आगे आने वाला स्टेशन सुरक्षित नहीं है। राधिका ने घबराते हुए पूछा। सुरक्षित नहीं है मतलब ऐसा क्या है आगे आने वाले स्टेशन में? राधिका का सवाल सुनकर वो उसे देखकर बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराया, ठीक वैसे जैसे वो औरत राधिका को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए उसने राधिका को जवाब देते हुए कहा, आत्माएं भटकती हैं मैडम जी यहाँ रात के टाइम। खामा कोई आपके पास आकर बैठ गई तो आपको खतरा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर राधिका को वही औरत याद आने लगी कि तभी उसने टीटी से सवाल करते हुए कहा, यहाँ जो पैसेंजर बैठे थे वो अचानक चलती ट्रेन से कहाँ चले गए? उन्हें किसी दूसरी बोगी में शिफ्ट किया है तो मैं भी वहाँ जाकर बैठ जाती हूँ। कौन से पैसेंजर मैडम जी? इस बोगी में तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। चलो मैं चलता हूँ, खिड़की बंद कर लेना याद से। टीटी की बात सुनकर राधिका के शरीर से डर के मारे लगातार पसीना छूट रहा था। उसने डरे सहमे अपने कांपते हुए हाथों से खिड़की बंद की और अपनी आंखों को बंद करके बस सुबह होने का इंतजार करने लगी। आंख बंद करते ही उसे वही सब दृश्य दिखाई देने लगे तो उसने परेशान होते हुए अपनी आंखें खोल ली। तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई किसी दुख में सिसकियां भरते हुए रो रहा हो।
रोने की उस आवाज को सुनकर उसका मन बेचैन हो उठा। उस आवाज का पीछा करते हुए वो ट्रेन के गेट तक जा पहुंची। एक औरत वहां अपने चेहरे को नीचे करके लगातार सिसकियां भरते हुए रो रही थी। उसने उस औरत से पूछते हुए कहा, क्या हुआ बहन जी? आप यहाँ बैठकर ऐसे रो क्यों रही हैं? ये स्टेशन ठीक नहीं है। आप अंदर चलिए। राधिका ने जैसे ही उससे ये बात कही तो वो औरत अपना चेहरा ऊपर उठाकर राधिका को देखकर मुस्कुराने लगी। वो वही औरत थी जो उसके सपने में उसका पीछा कर रही थी। राधिका घबराई हुई अपने कदम पीछे लेने लगी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसके कानों के पास उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई कि तभी उसे एक दबी सी आवाज सुनाई थी। क्या हुआ मैडम? मैंने कहा था ना, खिड़की बंद करके आराम से बैठ जाओ, अगला स्टेशन खतरे से खाली नहीं है। वो ट्रेन का टीटी था जो बड़ी अजीब सी आवाज में एक डरावनी हंसी के साथ राधिका को ये सब कह रहा था। राधिका अभी भी एक टक बस अपने सामने बैठी उस औरत को देखे जा रही थी कि तभी अचानक वो औरत उसकी नजरों से ओझल हो गई। टीटी बार बार एक भयानक हंसी के साथ राधिका को उसकी सीट पर जाने के लिए कह रहा था कि तभी राधिका पीछे मुड़ी और राधिका को देखकर वो टीटी दंग रह गया। राधिका का चेहरा अचानक से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे छा गए थे। वो टीटी की ओर बढ़ी और पूरी ट्रेन में अचानक अंधेरा छा गया। टीटी की एक भयानक चीख के साथ सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। शायद इतनी देर से टीटी जिस खतरे की बात कर रहा था वो राधिका ही थी, जो सिर्फ अपने स्टेशन के आने का इंतजार कर रही थी। बचपन में अक्सर हमारी दादी नानी हमें ऐसी कहानियां सुनाया करती थी जिन्हें सुनकर हम एक अलग ही दुनिया में खो जाते थे। भूतिया घर, घरों में कैद आत्मा और उनके पीछे छिपी दर्दनाक कहानियां जो सिर्फ उन घरों ने ही देखी है। ऐसी ही एक कहानी है नितिन और निशिता की, जो आज ही शारदा अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। आखिरकार सालों की तकलीफों के बाद नितिन ने फाइनली आज अपने सपनों का फ्लैट खरीद ही लिया था, जिसका नंबर था फ्लैट नंबर 711। नितिन की जिंदगी में दो खुशियों ने एक साथ दस्तक दी थी। अपने नए घर में शिफ्ट होते ही उसकी पत्नी निशिता ने उसे एक और खुशखबरी दे दी थी कि वो प्रेग्नेंट है और वो लोग जल्द ही 2 से 3 हो जाएंगे। आज पूरे दिन घर की शिफ्टिंग में वो दोनों बहुत ही थक चुके थे और जल्द ही सोने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी निशिता को किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। उसे लगा शायद थकान होने की वजह से उसे ऐसा भ्रम हो रहा है, इसलिए उसने उस आहट को नजरअंदाज किया और सोने चली गई। रात के करीब 2 बज गए थे, पर निशिता को नींद नहीं आ रही थी और वो थोड़ी थोड़ी देर में करवटें बदल रही थी। करवटें बदलते बदलते रात के लगभग 3 बज चुके थे कि तभी निशिता को अपने सिरहाने पर एक काली परछाई महसूस होने लगी, जो गहरी सिसकियां भरते हुए मानो किसी दर्द में रो रही थी। उस दबी हुई आवाज को सुनकर निशिता घबरा गई और उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी कि तभी उसे दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक की आवाज सुनाई थी। इस बार वो घबरा कर उठी और नितिन को नींद से जगाने की कोशिश करने लगी। नितिन अपनी आंखें मसलता हुआ गहरी नींद से उठा तो निशिता ने उसे सारी बात बताई, लेकिन नितिन ने उसे निशिता का वहम समझकर नजरअंदाज किया। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा निशिता, ज्यादा मत सोचो और आराम से सो जाओ। टाइम तो देखो, रात के 3 बज रहे हैं। नितिन निशिता को समझाकर सुलाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी फिर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई।
इस बार नितिन और निशिता दोनों को वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। नितिन और निशिता उस दस्तक को सुनकर बहुत घबरा गए, क्योंकि आज इस घर में उन दोनों का पहला दिन था। नितिन हिम्मत करके अपने हाथ में एक छड़ी लेकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, और उसने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी नजर कॉरिडोर में रखी एक बास्केट पर पड़ी, जो एक चादर से ढकी हुई थी। नितिन उस बास्केट को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। वो हिम्मत करके उस बास्केट को निशिता के पास लेकर आया। उन दोनों ने जैसे ही बास्केट से उस कपड़े को हटाया तो डर के मारे दोनों की चीख निकल गई, क्योंकि उस बास्केट के अंदर एक बच्चे की बॉडी थी, जो पूरी तरह खून से सनी थी, जो शायद अभी कुछ देर पहले ही पैदा हुआ था। खून से लथपथ उस मरे हुए बच्चे को देखकर नितिन के हाथों से वो बास्केट छूट गई, और तभी अचानक निशिता की नींद टूट गई। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी नितिन बहुत ही मायूस चेहरा लेकर वहां आया। क्या हुआ नितिन? तुम इतने परेशान क्यों हो? हमारे सामने वाली मिसेस शर्मा जो थी, कल रात को उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, और पैदा होने के कुछ देर बाद ही उस बच्चे की मौत हो गई। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो शालिनी काकी को कह देना, ठीक है? शालिनी काकी उनके घर में हेल्पर का काम करने वाली एक बूढ़ी सी महिला थी, जिसे एक दिन पहले ही नितिन ने काम पर रखा था। नितिन की बात सुनकर घबराई हुई निशिता शालिनी काकी के पास जाकर बैठ गई, जो उस वक्त निशिता के लिए नाश्ता बना रही थी। परेशान हो कल रात के सपने से? हाँ? क्या? आपको कैसे पता? मैं सब जानती हूँ। वो उसके बच्चे को तो ले गई, लेकिन तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना। कौन ले गई? उसके बच्चे को? क्या कह रही हो आप? सब समझ जाओगी। चौकन्नी रहना, वो आके दस्तक जरूर देगी। शालिनी काकी की बात सुनकर निशिता असमंजस में पड़ गई कि उन्हें उसके सपने के बारे में आखिर कैसे पता चला, और वो किस औरत की बात कर रही है। शालिनी काकी अब नितिन और निशिता के साथ उनके घर में रहने लगी थी। निशिता की प्रेगनेंसी में वही थी जो एक माँ की तरह उसका ध्यान रख रही थी। लेकिन जब से निशिता इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, उसे हर रात वैसे ही अजीब सपने आते थे। कभी उसे खून से सने एक छोटे बच्चे की लाश नजर आती थी, तो कभी एक बच्चा माँ माँ कहकर उसे पुकार कर अपने पास बुलाता था। उस घर में रहते हुए उसे अब 8 महीने बीत चुके थे, और हर बीतते दिन के साथ उसका शरीर बहुत ही कमजोर पड़ता जा रहा था। उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। एक रात वो खुद को ब्लैंकेट में भींचकर आंखें बंद कर लेटी हुई थी कि तभी उसे उसी औरत की कराहने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। उस आवाज को सुनकर निशिता डर से कांप उठी। ठंड के मौसम में भी उसके माथे से पसीना छूटने लगा। अभी वो खुद को संभाल पाती कि फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी। इस बार जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने घबराकर नितिन की ओर देखा तो नितिन वहां नहीं था। निशिता नितिन को देखने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगी तो वो साया उसके सामने आ गया, और पलक झपकते ही वो साया निशिता की आंखों से ओझल हो गया। लेकिन तभी निशिता को अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो औरत उसके बगल में लेटी उसके पेट को अपने हाथों से सहला रही थी, और बड़ी ही डरावनी आवाज में लोरी गुनगुना रही थी। निशिता को देखकर वो बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराई। उसके बड़े और गंदे नाखूनों की खरोंच से निशिता के पेट से खून बहने लगा, और निशिता दर्द से बहुत तेज कराहने लगी। उस तेज आवाज को सुनकर नितिन की नींद खुल गई, और वो साया वहां से गायब हो गया। तभी उसका ध्यान बगल में लेटी निशिता पर पड़ा। उसका पेट खून से बुरी तरह लथपथ था, और वो बेहोश हो चुकी थी।
निशिता की ऐसी हालत देखकर नितिन घबरा गया और वो घबरा कर शालिनी काकी के पास गया। वो शालिनी काकी को जगाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने शालिनी काकी के चेहरे को गौर से देखा, जो किसी मुर्दा इंसान की तरह बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उन्हें देखकर नितिन के होश उड़ गए। तभी शालिनी काकी का चेहरा धीरे धीरे उसी साए में बदल गया जो निशिता को नजर आ रहा था। उस भयानक चेहरे को देखकर नितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर वापस निशिता के कमरे की ओर भागने लगा कि तभी उस साई ने उसके पैरों को पकड़ लिया और नितिन लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नितिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर उस साई के हाथ पर पड़ी जिसमें वही ब्रेसलेट था जो शिफ्टिंग वाले दिन उसने मिसेस शर्मा के हाथ में देखा था। वही मिसेस शर्मा जिनके बच्चे की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। मिसेस शर्मा? ये तो वही ब्रेसलेट है जो मिसेस शर्मा के हाथ में था। दरअसल कुछ साल पहले इसी फ्लैट में मिसेस शर्मा रहा करती थी, जिसने अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही खो दिया था, जिसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और अपने बच्चे के खोने के दुख में उन्होंने अपने रूम के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। इसलिए उसे निशिता के अंदर अपना बच्चा नजर आने लगा था और वो निशिता के साथ ही शालिनी काकी बनकर रहने लगी थी, जो बस निशिता की प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे होने का इंतजार कर रही थी। अब नितिन सब कुछ समझ चुका था कि जो औरत उससे पहले दिन मिली थी वो मिसेस शर्मा नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी, क्योंकि उस बच्चे की मौत की खबर के बाद उनके सामने वाले घर में रातों रात ताला लग चुका था और नितिन और निशिता के अलावा कोई भी उस बच्चे की मौत के बारे में नहीं जानता था। ये बात नितिन को अजीब तो लगी थी, लेकिन अपने काम के चलते उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। नितिन अब सब कुछ समझ चुका था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी हाथ पैर मारते हुए उसे जमीन पर गिरा एक लाइटर मिला। उसने जैसे ही वो लाइटर जलाया तो वो साया घबराकर उससे दूर जाने लगा और देखते ही देखते वो साया उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। नितिन जल्दी से उठकर निशिता के कमरे की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि निशिता भी अब उसी कमरे के पंखे से लटक कर अपनी जान दे चुकी थी और उसके पेट से रिस रहा खून उसके बिस्तर पर गिर रहा था। शायद निशिता बच पाती अगर नितिन ने उसकी बातों को समझा होता, अगर मिसेस शर्मा और उस बच्चे की मौत की कहानी पर उसने ध्यान दिया होता। माँ हमसे बदला ले रही है। हम कहीं भी चले जाएं, वो हमारे साथ हमें खत्म करने के लिए पहुंच जाएगी। पिताजी! मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। कुणाल को बख्श देना, वो बेगुनाह है, उसे कुछ मत करना। पिताजी! 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 पापा ने ऐसा क्यों बोला कि वो माँ के गुनहगार हैं? कुणाल को पिता की मौत के बाद उनके बोले गए आखिरी शब्द खटक रहे थे। पिताजी ने तो कहा था कि माँ की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, उनसे क्यों माफी मांग रहे थे। वहीं दिन बीतने लगे, महीने पूरे हुए और वो साल में बदल गए। आखिर ठंड से भरी वो खौफनाक शाम हो चली थी। जब मौत इसी कमरे में होनी है तो क्यों ना इसी में जाकर बैठ जाऊं।
कुणाल। कुणाल आवाज सुन काफी घबरा गया। घबराहट के मारे उसका गला सूख गया। कुणाल, माँ, कैसा है मेरा बेटा? अच्छा तो आपको मेरी फिक्र है। चलिए, जिस काम के लिए आई हैं उसे पूरा कीजिए। पहले मैंने तेरे चाचा फिर दादी को मारकर उनसे बदला लिया। और तेरी सौतेली माँ और तेरे पिता को मारकर उनसे बदला लिया। माँ! ये क्या हो गया पिताजी? माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बेटा, जो आया है वो तो जाएगा ही। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। जरूर आपने मुझसे कुछ छिपाया है। बताइए, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। कहीं आप ही तो ये सब नहीं कर रहे? तुम सही कह रहे हो, ये हत्या है। और अगले साल इसी दिन, इसी समय मैं भी इसी तरह मारा जाऊंगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप पापा? हमारे घर पर श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? 30 दिसंबर की रात को ही तुम्हारे चाचा की मौत हुई थी, और वो मौत तुम्हारी पहली माँ की वजह से हुई थी। क्या? माँ ऐसा क्यों करेगी? वो राज तो उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। क्या? माँ को चाचा ने मारा? हाँ, उसने अपनी मौत का बदला लिया। लेकिन अब तुम्हारी माँ हमसे बदला ले रही है। हम कहीं भी चले जाएं, वो हमारे साथ हमें खत्म करने के लिए पहुंच जाएगी। उस दिन पिता की बात सुन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे आगे के बारे में पूछूं। मुझे पता चल चुका था कि उस रात जो औरत मुझे दिखी वो मेरी पहली माँ थी। पर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? अपनी माँ के बारे में सुन मुझे उनसे नफरत हो गई थी। तेरे पिता ने तुझे पूरा सच नहीं बताया। कौन सा सच? यही बेटे कि तेरे पिता, दादी, चाचा और तेरी सौतेली माँ ने मिलकर मुझे मारा था। कुणाल की पहली माँ ने उसे सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह उसके पिता और उसकी सौतेली माँ ने एक दूसरे से शादी करने के लिए कुणाल की पहली माँ को तब इतनी खौफनाक सजा दी जब कुणाल बोर्डिंग स्कूल में था। इस जुर्म में कुणाल के चाचा और दादी भी शामिल थे। ये सुन कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे यही बताया गया था कि उसकी माँ ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली थी। क्या? पहले मैंने तेरे चाचा, फिर दादी, तेरी सौतेली माँ और तेरे पिता को मारकर उनसे बदला लिया। जैसी खौफनाक सजा उन्होंने मुझे दी, मैंने भी उन्हें उसी तरीके से मारा। माँ, इसलिए किसी ने मुझे आपको आखिरी बार नहीं देखने दिया। मुझे माफ कर दो माँ कि मैंने आपको गलत समझा। कुणाल के पिता ने उससे झूठ बोला था। वो अपने बेटे के सामने सच स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कुणाल की पहली माँ को अपने लालच के लिए मारकर उसके पिता खुद को अपने बेटे के सामने शरीफ साबित करने की कोशिश कर रहे थे। माँ से ये देखा नहीं गया और उसने कुणाल को सारी सच्चाई बता दी। कुणाल अपने घर में वो आखिरी सदस्य था जो 30 दिसंबर की उस काली और डरावनी रात को जिंदा बचा। उस दिन उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। माँ की इतनी खौफनाक मौत और अपने ही परिवार वालों की धोखाधड़ी से कुणाल सहम चुका था, पर अब उसके पास इन्हीं कड़वी यादों के सहारे जीने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। तो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहाड़ों में बसे बहुत ही सुंदर गांव के बीचों बीच
एक आलीशान हवेली का काम चल रहा था। जगह बहुत बड़ी थी, इसलिए एक साथ कई मजदूर वहां काम कर रहे थे। सर्दियों का मौसम था, इसलिए सूरज भी जल्दी ही ढल जाता था। कोई भी मजदूर सूरज ढलने के बाद वहां नहीं ठहरता था, क्योंकि जब भी कोई सूरज ढलने के बाद वहां पर रुककर काम करने की कोशिश करता था तो उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी। कभी उन्हें कोई परछाई वहां से भागती हुई नजर आती थी, तो कभी किसी औरत के जोरों के चीखने की आवाज सुनाई देती थी। कोई रूह तो थी वहां जो नहीं चाहती थी कि ये हवेली बने। हवेली बनने के दौरान यहां कुछ मजदूरों की जान भी गई। हवेली का निर्माण पूरा होते ही गरिमा अपने पति अभिषेक और बेटी आराध्या के साथ उस हवेली में शिफ्ट हो गई। नए घर में पहला दिन होने की वजह से गरिमा को ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने बिस्तर पर ही बैठकर बुक रीड करने लगी कि तभी उसकी बेटी आराध्या उसके पास आई। मम्मा, मम्मा मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। गरिमा ने टेबल पर रखे जग को उठाकर देखा तो उसमें पानी नहीं था। वो किचन से पानी लाकर अपने रूम में आई तो आराध्या वहां नहीं थी। वो आराध्या को पानी देने के लिए रूम में गई तो आराध्या गहरी नींद में सो रही थी। उसे लगा शायद थकान होने की वजह से आराध्या वापस आकर सो गई है, तो उसने उसे जगाया नहीं और वो जैसे ही वापस अपने कमरे में आई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि आराध्या वहीं खड़ी थी। थैंक यू मम्मा, आप मेरे लिए पानी ले आई। आराध्या को ऐसे अपने सामने देखकर गरिमा बुरी तरह से डर गई। अगर आराध्या अपने रूम में सो रही थी तो उसके सामने खड़ी बच्ची कौन थी? गरिमा ने डरते हुए उससे पूछा, आराध्या बेटा, तुम तो अभी अपने कमरे में सोई हुई थी ना, तो तुम यहाँ कैसे आ गई? नहीं मम्मा, मैं तो अपने रूम में गई ही नहीं। इतना कहकर वो गरिमा को देखकर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराई और गरिमा के हाथ में ग्लास का पानी गहरे लाल खून में बदल गया। डर के मारे गरिमा के हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर गया और तभी वो बच्ची भी उसकी आंखों से ओझल हो गई कि तभी ग्लास टूटने की आवाज से अभिषेक की आंख खुल गई। क्या हुआ गरिमा, तुम इतनी रात को ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस वो पानी पी रही थी तो ग्लास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। गरिमा सब कुछ अपना वहम समझकर फिर से सोने के लिए लेटी कि तभी फिर से उसे अपने सामने आराध्या नजर आने लगी, जो एक टक उसे देखे जा रही थी और बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। डर के मारे गरिमा का शरीर पसीने से पूरा भीग चुका था। उसने डरते सहमे अपनी आंखें बंद की तो उसके कानों में एक आवाज बुदबुदाई, मम्मा मम्मा, मुझे लोरी सुनाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही। उस आवाज को सुनकर गरिमा बुरी तरह से सहम गई। उसने डरते कांपते अपनी आंखें खोली तो उसके बगल में कोई नहीं था। वो भगवान के नाम का जाप करने लगी और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। उसने सुबह उठकर देखा तो आराध्या की तबीयत अचानक खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया और कुछ दवाइयां दी, जिसके कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन अब वो पहले जैसी चुलबुली आराध्या नहीं थी। अब ना तो वो ठीक से किसी से बात कर रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। वो बस पूरे दिन अकेली अपने कमरे में बैठी रहती थी। उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उन्होंने कई बार उसे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसकी सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। कभी कभी तो वो बहुत खुश होती और कभी अचानक से सहम जाती। एक रोज वो गरिमा के साथ बैठी अपनी बुक पढ़ रही थी कि अचानक वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे वो किसी गहरे दर्द से तड़प रही हो। क्या हुआ आराध्या बेटा, तुम इस तरह से चीख क्यों रही हो? मम्मा, मुझे बचाओ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मम्मा मम्मा। आराध्या ये कहकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी।
उसके चेहरे पर एक अलग सी शैतानी हंसी थी। गरिमा उसे इस हालत में देखकर डर से कांप उठी कि तभी देखते ही देखते आराध्या का शरीर उसके सामने बुरी तरह जलने लगा। गरिमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डर के मारे गरिमा जोर से चिल्लाने लगी कि तभी उसकी आंखों के सामने जल रही उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई और पीछे से उसे आराध्या की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी, मम्मा, मम्मा। आराध्या को सही सलामत देखकर गरिमा की जान में जान आई कि तभी आराध्या अपने हाथ में एक फोटो फ्रेम लिए गरिमा के पास आई। मम्मा, ये आंटी और ये छोटी लड़की कौन है? देखो ना, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। गरिमा ने आराध्या के हाथ से वो फोटो ली और उस फोटो को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शायद उसे कुछ ऐसा याद आ गया था जो बहुत ही दर्दनाक था, जिसकी वजह से आज उसके साथ ये सब हादसे हो रहे थे। बात आज से कुछ साल पहले की थी, जब इस जमीन पर कोई हवेली नहीं बल्कि एक परिवार रहता था। उस परिवार में बस 2 लोग थे, एक माँ और उसकी छोटी सी प्यारी बेटी। उसके पिता का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था। वो घर उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसी दौरान गरिमा अपने पिता के साथ यहां से गुजरी। गरिमा के पिता एक बिल्डर थे। गरिमा ने जिद पकड़ ली कि उसे किसी भी कीमत पर यह घर चाहिए। वो उस घर को तोड़कर वहां पर एक हवेली बनवाना चाहती थी। गरिमा और उसके पिता ने उस औरत से उस घर को खरीदने की बात रखी तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी और वो पुश्तैनी अमीर थी और वो घर उसके पति की आखिरी निशानी था, तो वो किसी भी कीमत पर उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थी। गरिमा बचपन से ही अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी। उसने किसी भी कीमत पर इस घर को हासिल करने के लिए अपने मन में मानो कोई जिद बांध ली थी। वो बचपन से ही ऐसी थी कि अगर उसे एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसे पाकर ही दम लेती थी। उसके पिता ने उससे कई बार ये जिद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। गरिमा ने अपनी जिद की वजह से उन दोनों लोगों को हमेशा के लिए गायब करा दिया और उस घर को आग लगा दी और फिर नीलामी में उस जमीन को खरीदकर अपने लिए वहां एक बड़ी हवेली बनवाई। गरिमा की आंखों के सामने आज उसके काले कर्म आ गए थे। उसने नजर उठाकर देखा तो बाहर गार्डन में माली काका के जोरों से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। माली काका के चिल्लाने की आवाज सुनकर गरिमा का मन अचानक बेचैन हो गया और वो घबराई हुई भागकर गार्डन की तरफ गई तो उसकी नजरों के सामने उसकी बेटी का बेजान शरीर पड़ा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, मानो किसी जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया हो। अपनी बेटी को ऐसे देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया कि तभी उसके फोन पर रिंग हुई। हेलो, क्या आप मिस्टर अभिषेक की वाइफ मिसेस गरिमा बोल रही हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं इंस्पेक्टर जनरल। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक कार एक्सीडेंट में आपके पति की मौत हो गई है। कुछ ही देर में गरिमा की पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसकी बेटी और पति दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके किए की सजा आज उसकी मासूम बच्ची और पति को भुगतनी पड़ी थी। अपनी आंखों के सामने गरिमा को अब वही माँ बेटी नजर आ रही थी जो उसे अपने पास बुला रही थी। देखते ही देखते उस पूरी हवेली में आग लग गई और गरिमा का शरीर भी उसी आग में बुरी तरह से जलने लगा। आज गरिमा को भी वही दर्द महसूस हो रहा था जो उस दिन उस औरत और उसकी मासूम बच्ची ने झेला था। उस असहनीय दर्द के मारे गरिमा बुरी तरह से चिल्ला रही थी और देखते ही देखते कुछ ही देर में उसकी चीखें बंद हो गई और उस आग में सब कुछ शांत हो गया। सालों से अपने इंसाफ के लिए तड़प रही उन 2 आत्माओं को आज मुक्ति तो मिल गई थी, लेकिन गरिमा के गुनाहों की सजा 4 मासूमों को भुगतनी पड़ी थी।
रात के अंधेरे में राहुल और अनन्या एक दोस्त की शादी से वापस अपने होटल की तरफ जा रहे थे। वेडिंग डेस्टिनेशन से उनका होटल तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर था। रात के करीब 2 बजे थे, इसलिए रोड बिल्कुल सुनसान था। रोड के दोनों तरफ बस घना जंगल था। अनन्या अपने फोन से गूगल मैप पर डायरेक्शंस देखकर राहुल को बता रही थी। उन्हें ड्राइव करते हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था कि तभी उस सुनसान रास्ते पर एक काली बिल्ली उनकी गाड़ी के सामने आ गई और तेज ब्रेक के साथ राहुल को अचानक अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। भरे अंधेरे में उस बिल्ली की आंखों की डरावनी चमक देखकर राहुल और अनन्या घबरा गए कि तभी गाड़ी की विंडो पर जोर जोर से ठक ठक की आवाज हुई। उस अचानक हुई आवाज से डर के मारे उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। डरते हुए उन्होंने विंडो की तरफ मुड़कर देखा तो पसीने से भीगी एक लड़की उनकी विंडो पर लगातार हाथ मार रही थी। अनन्या ने हिम्मत करते हुए विंडो का शीशा नीचे किया कि तभी वो लड़की बड़ी ही घबराई हुई आवाज में उनसे लिफ्ट मांगने लगी। लड़की पर तरस खाकर उन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। राहुल ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की कि तभी उन्हें पीछे वाली सीट पर बिल्ली की मियाने की आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने मुड़कर पीछे देखा तो वही काली बिल्ली उस लड़की की गोद में बैठी उन्हें देखकर मिया रही थी। ये बिल्ली, ये तो रोड पर थी, ये अचानक तुम्हारे पास कहां से आ गई? क्या? लेकिन जब मैं आपकी गाड़ी में बैठी तब तो ये बिल्ली आपकी सीट पर ही लेटी हुई थी। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? राहुल, तुम गाड़ी रोको और इस बिल्ली को गाड़ी से नीचे फेंक दो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। घबराए हुए अनन्या राहुल ने गाड़ी रोककर विंडो से ही उस बिल्ली को गाड़ी के नीचे फेंक दिया और वहां से आगे बढ़ गए कि थोड़ी दूर चलते ही उन्हें रास्ते पर वही बिल्ली दिखी, लेकिन इस बार वो जिंदा नहीं थी बल्कि मर चुकी थी। जैसे किसी ने उसे गाड़ी से कुचल दिया हो। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें मरने के बाद भी बिल्कुल उसी तरह चमक रही थी। लगता है जरूर ये कोई ऊपरी हवा थी। अच्छा किया आपने इसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया। वैसे भी इस रोड पर ना जाने हर रात कितने हादसे होते हैं। कभी किसी को यहाँ पर मरी हुई बिल्ली नजर आती है तो कभी कोई औरत यहाँ लोगों से लिफ्ट मांगती है। ये बात कहकर वो औरत बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराई। राहुल ने तो उसकी बात सुनकर उसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन उसकी बात सुनकर अनन्या डर से कांप उठी। अनन्या ने हिम्मत करते हुए गाड़ी में लगे रियर मिरर में उस लड़की की तरफ देखा तो वो एकटक अनन्या को देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद जाने अनजाने में उन दोनों ने अपने लिए भारी मुसीबत मोल ले ली थी। तभी अचानक राहुल ने ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी रोक दी। तुमने गाड़ी क्यों रोकी? बहुत जोर से लगी यार, बस 2 मिनट में आया। इतना कहकर राहुल गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ चला गया। अनन्या अब गाड़ी में उस लड़की के साथ अकेली थी और बहुत घबराई हुई थी। वो बस एकटक अपने पैरों को देखे जा रही थी कि तभी घबराया हुआ राहुल तेज कदमों से चलते हुए अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। अपनी सीट पर बैठते ही उसने सबसे पहले पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। सहमे हुए राहुल ने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और बड़ी ही तेजी से उस रास्ते से निकल गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो औरत जो पीछे बैठी थी। बैठी थी मतलब वो पीछे ही तो बैठी है। ये कहते हुए अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, कहाँ गई वो औरत? अभी तो यहीं पर थी। वो कोई औरत नहीं थी, डायन थी, डायन। जब मैं बाहर गया तो वो औरत उसी बिल्ली को अपनी गोद में बिठाए पेड़ पर बैठी थी। राहुल की ये बात सुनकर अनन्या के तो होश ही उड़ गए। डरे और सहमे वो दोनों तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जंगल को पार करने ही वाले थे कि उनकी गाड़ी को एक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया।
पुलिस को देखकर राहुल ने गाड़ी रोकी और उसने उन्हें उस औरत के बारे में सारी बात बताई। अरे साहब जी, किस्मत वाले थे जो बच गए, ना तो वो चुड़ैल किसी को छोड़े भी ना है, और ये रास्ता तो आगे से बंद है, आप इस रास्ते पे आई क्यों? क्या कहा? रास्ता बंद है? लेकिन गूगल मैप तो सन वैली होटल के लिए यही रास्ता दिखा रहा है सर। अरे साहब, यही तो उस चुड़ैल का छलावा होवे। आप एक काम करो, यहाँ ते यू टर्न ले लो और आगे जाके जो टनल आवेगी ना, वहीं ते सीधे निकल जाना। पुलिस ऑफिसर की बात मानकर राहुल ने उस रास्ते से यू टर्न ले लिया और रात के सन्नाटे को चीरते हुए वो आगे बढ़ने लगे। अच्छा हुआ हमें वो पुलिस ऑफिसर मिल गए, वरना ना जाने आज हमारे साथ क्या हो जाता। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद राहुल को सामने एक टनल दिखाई दी। ये शायद वही टनल थी जिसके बारे में पुलिस ऑफिसर ने राहुल को बताया था। टनल को देखकर राहुल ने चैन की सांस ली। आ गई टनल, बस जल्दी से क्रॉस हो जाए, फिर कोई टेंशन नहीं। इतना कहकर राहुल ने टनल के अंदर एंटर किया कि तभी उसके साथ बैठी अनन्या अचानक अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लगी। राहुल को कुछ समझ नहीं आया और उसने जैसे ही मुड़कर अनन्या की तरफ देखा तो उसका चेहरा मुरझाकर बिल्कुल पीला पड़ चुका था। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा ये चेहरा अचानक से पीला क्यों पड़ गया? राहुल के इतना पूछते ही अनन्या ने बड़े ही अजीब तरीके से राहुल को देखा और उसे देखकर वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। अनन्या को इस तरह हंसते हुए देखकर राहुल का डर के मारे बुरा हाल हो गया कि तभी अनन्या ने पीछे की सीट की तरफ देखते हुए कहा, आजा, मेरे पास आजा। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वाली सीट पर वही काली बिल्ली अपनी भयानक आंखों के साथ राहुल को देख रही थी और देखते ही देखते वो बिल्ली आकर अनन्या की गोद में बैठ गई। अनन्या प्यार से उस बिल्ली को सहलाने लगी। राहुल डर के मारे जोर जोर से अनन्या का नाम पुकारने लगा, अनन्या, अनन्या। अनन्या? वो तो वहां पर है, देखो। अनन्या ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई। राहुल ने अपनी गाड़ी से बाहर की तरफ देखा तो टनल की दीवार पर अनन्या की बॉडी एक हुक से टंगी हुई थी और उसके शरीर से खून रिसकर रोड पर फैल चुका था। इसे देखकर राहुल का कलेजा मानो फट गया हो। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसने मुड़कर देखा तो सीट पर अनन्या नहीं बल्कि वही औरत अपनी बिल्ली को गोद में लिए सहला रही थी और एक टक राहुल को देख रही थी। इससे पहले कि राहुल कुछ कर पाता तभी पीछे वाली सीट से उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ साहब जी? मन ने कहा था ना, वो चुड़ैल किसी को ना छोड़े है। पुलिस ऑफिसर को पिछली सीट पर बैठे देख राहुल की रूह कांप उठी और गाड़ी अपने आप बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। राहुल ने हिम्मत बांधते हुए गाड़ी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे। गाड़ी अपनी पूरी स्पीड में आगे बढ़ी और जाकर टनल की दीवार से टकरा गई। गाड़ी का कांच टूटकर अब राहुल के चेहरे में घुस चुका था। उसकी आंखें निकलकर बाहर आ चुकी थीं। अनन्या और राहुल दोनों ही अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। सालों पहले उस पुलिस ऑफिसर और उसकी पत्नी की इसी टनल के अंदर एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद जो भी इंसान रात के समय इस टनल के पास से गुजरता वो कभी जिंदा बचकर उस टनल से बाहर नहीं आ पाता। क्या आप उस टनल के पास जाना चाहोगे?